फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। ये वॉल्यूम 5th की आपकी क्लास है। इसका ये 3rd वीडियो है। इसी के साथ आपका ये वॉल्यूम 5 इसी वीडियो के साथ पूरा हो जाएगा। थोड़ी वीडियो जो है लेंदी हो गई, पहली और दूसरी, उसके लिए आप लोगों से थोड़ा क्षमा चाहता हूँ और ये अपेक्षा करता हूँ कि आप धैर्य के साथ जो है इसको देखेंगे और हमारे चैनल के कंटेंट को एक बार सुझाव देंगे, अपने लाइक्स देंगे, कमेंट्स देंगे, जिससे अगर कोई कमी रह गई है तो हम थोड़ा गुणवत्ता में आगे और सुधार कर सकें। और इसी के बाद जो है, जस्ट इसके बाद जो होगा वॉल्यूम 5th के बाद में आपका नेक्स्ट टॉपिक जो है पीओ गाइड आपके साथ जो है डिस्कस की जाएगी। जो हमारा एम है इसको पीओ गाइड को डिस्कस करने का, वो है 2 से 2 या 3 वीडियो में। अगर वीडियो ज़्यादा लेंदी हो जाएंगी तो मैक्सिमम 4 वीडियो में ये टॉपिक आपसे डिस्कस किया जाएगा। इसके बाद आपका जो है इंडिया पोस्ट वेबसाइट है, जिसकी भी 3 या 4 वीडियो होंगी। हमारा लक्ष्य ये रहेगा कि जो आपका एग्ज़ाम है वो 22 दिसंबर को है, उससे पहले जो 15 वाला संडे है, 15 तारीख को जो संडे पड़ेगा, वहाँ 17 तारीख तक जो है आपका जो है कोर्स जो है कंप्लीट कर दिया जाए। और मैं ये प्रयास करूँगा कि 16 से 20 दिसंबर के बीच में जो है आपके MCQ लगभग सभी टॉपिक्स पे अच्छे क्वेश्चंस के करीब 50 क्वेश्चन के 4 से लेके 5 सेट सॉल्व कराने की मैं कोशिश करूँगा। चलिए, बिना आप कोई देर करते हुए हम चलते हैं अपने टॉपिक पर। जैसा कि पिछला मैंने आपको 26 ए रूल तक आपसे डिस्कस किया था, जो कि था एमओ चेक स्लिप। अगर आपने हमारे जो है पहले और दूसरे वीडियो ना देखे हों तो आप हमारे चैनल UP SSC अड्डा पर जाकर के पहले चैनल फर्स्ट और सेकंड आप पार्ट फर्स्ट और सेकंड आप देख सकते हैं। और जैसा कि ये डेफिनेशंस का पार्ट है, तो कोई भी वीडियो का आप पार्ट देखें तो उसमें सीक्वेंस का कोई मतलब नहीं, लेकिन अगर आप शुरू से देखेंगे तो आपको फ़ायदा भी करेगा, क्योंकि हर पार्ट का अपना महत्व है, हर पार्ट से क्वेश्चंस आएंगे। इसीलिए ये प्रयास करें कि एक भी पार्ट आपका छूटने ना पाए। और आराम से जब भी आप खाली हों तो आप सुनिए, बिल्कुल ध्यान से देखिए, लिखते हैं, नोट्स बनाते हैं। आपके पास बुक्स होंगी, मटेरियल होंगे तो बहुत अच्छा है, नहीं आप सुनिए इसको केवल। अब आते हैं ये आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, एयरमेल बैग। इस पूरे टॉपिक में जो ये वीडियो 3rd है, सबसे इम्पॉर्टेंट। चलिए देखते हैं क्या होता है एयरमेल बैग। कोई भी जो है मेल बैग है अनरजिस्टर्ड और रजिस्टर्ड आर्टिकल, जिसको जो है एयर सर्विस से ले जाया जाना हो, एयर सर्विस से, उसे एयरमेल बैग कहा जाता है। ठीक है। एयरमेल बैग में क्या, एयरमेल बैग अगर है तो उसमें वो वस्तुएं नहीं होनी चाहिए कि जिसे एयर से नहीं ले जाया जाना है। ठीक है, एयर से, इसलिए इंपॉर्टेंट ये है कि जिसको केवल एयर से ले जाना है वही वस्तुएं होनी चाहिए। ठीक है। अब है एयरमेल जो बैग है, देखिए मैं ब्लू कलर से लिख रहा हूँ, इसके लिए जो है ब्लू दुसूती बैग का यूज़ किया जाएगा ऑर्डिनरी इसको क्लोज करने के लिए। तो सीधा प्रश्न ये आता है कि ये कब यूज़ होता है, कलर क्या होता है, ये आपका एयरमेल बैग होगा। सेकंड ये कह रहा है नोट 1, देखिए क्या कह रहा है। अगर कोई आर्टिकल नहीं है आपके पास, इफ देयर इज नो आर्टिकल फॉर डिस्पैच इन ए पर्टिकुलर एयरमेल बैग, ठीक है, तो फिर क्या होगा, एक नील का बैग नहीं क्लोज किया जाएगा। ठीक है। फिर क्या है, एयरमेल बैग के साथ में एक चीज जाती है दोस्तों, डिलीवरी बिल। तो नील है बैग, इसकी एंट्री यहां पर की जाएगी कि आज कोई बैग नहीं है, कि कोई बैग जो है बंद नहीं हुआ, क्योंकि कोई वस्तु नहीं जानी थी। ठीक है। फिर एक चीज है, फिर अगर मान लीजिए कि आपकी आर्टिकल जो है एयरमेल की 50 है से कम है, अगर 50 से कम है, ठीक है, और इंश्योर्ड आर्टिकल नहीं है, मतलब 50 से कम भी है और कोई इंश्योर्ड आर्टिकल या एयर पार्सल, ठीक है दोस्तों, एयर पार्सल अगर नहीं है एयरमेल बैग में डिस्पैच करने के लिए, तो यहां पे क्या क्लोज होगा, एक बैग ना बन करके एक क्लोज होता है जिसको कहा जाता है एयरमेल कवर क्लोज किया जाना चाहिए। एयरमेल के कवर क्लोज करने का मेन उद्देश्य ये है कि जैसे आपके बैग्स ज़्यादा हो जाएंगे, और जैसा कि आपको पता है कि प्लेन्स में स्पेस कम रहता है, इसलिए वहाँ पे जब एयरमेल बैग तभी क्लोज होगा जब 50 या उससे अधिक आर्टिकल होंगे, मतलब 50 से कम आर्टिकल ना हो, या एक
बीमित आर्टिकल, इंश्योर्ड आर्टिकल जिसे कहते हैं, या एक पार्सल, अगर एक सिंगल पार्सल भी है तो ये बैग क्लोज होगा। फिर देखिए इंपॉर्टेंट चीज़ कि अगर आपका एयर पार्सल है, एयर मेल बैग है, इसमें एयर पार्सल है, तो बैग के ऊपर, बैग लेबल के ऊपर एक शब्द लिखा जाएगा CAP, ठीक है, बैग लेबल के ऊपर। इस CAP का फुल फॉर्म क्या है? इंपॉर्टेंट, कंटेन्स एयर पार्सल। सीधा आपसे एग्जाम में पूछ लिया था कि CAP स्टैंड्स फॉर, ठीक है, या पूछ लिया जाएगा कि एयरमेल बैग है, एयरमेल बैग है, उसमें अगर एक पार्सल है तो लेबल पे क्या लिखा जाएगा, ठीक है, लेबल पे क्या लिखा जाएगा, तो उसके ऊपर लिखा जाएगा CAP, ताकि पता चल सके कि इसके अंदर एक पार्सल बंद है, ठीक है। फिर वही चीज़ सेम जैसा मैंने अभी आपको बताया था कि अगर नॉर्मली क्या है कि जो 50 से कम आर्टिकल हो तो नहीं बंद करना चाहिए, इसी तरह एक कंसेप्ट है कि अगर रजिस्टर्ड है, ठीक है, अगर आपका रजिस्टर्ड आर्टिकल है तो 25 से अधिक होना चाहिए। अगर रजिस्टर्ड एयर मेल है, बैग बंद करना है तो 25 से अधिक होना चाहिए, या बल्कि आर्टिकल, जैसे मान लीजिए साइज बड़ा है तो बल्कि अगर है तो बंद होगा। फिर यहाँ पे वही चीज़, अगर इंश्योर्ड है तो बंद होगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे कहा जाता है कि बंडल्ड नहीं करना है। क्या नहीं करना है? बंडल्ड नहीं करना है रजिस्टर्ड लिस्ट के साथ, ठीक, बंडल नहीं करना है, इन्हें खाली रजिस्टर्ड लिस्ट के साथ में टाई अप कर देना है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ टाई अप कर देना है। और फिर क्या होगा, एक चीज़ चेक स्लिप लगेगी, क्या चेक स्लिप लगेगी, चेक स्लिप के ऊपर आपका रजिस्टर्ड लिख दिया जाएगा, ठीक है। अब ये बैग बंद होगा तो कौन सी सील यूज होगी दोस्तों? विद द रजिस्ट्रेशन सील। कौन सी? रजिस्ट्रेशन सील से क्लोज होगा बैग, ठीक है, ठीक है। जो नॉट पे नहीं आना चाहिए इसको आप अच्छे से बांध देंगे, बांधा जाएगा बैग, ठीक है। फिर बंडल अगर बांध देंगे, अगर 25 से कम है मान लीजिए, तो बंडल को बांध करके अगर 25 से कम है तो उसको क्या कहते हैं, एयरमेल कवर, जैसे आपके आप सोचेंगे PC पैकेट कवर, तो अगर 25 से कम है, जैसा मैंने बताया, मान लीजिए 25 से अधिक है तो बैग बन जाएगा, लेकिन अगर इससे कम है तो ये बैग में ना जा करके एयरमेल कवर में जाएगी, ठीक है। फिर ये कह रहा है whenever registered bag are used in enclosing registered article for dispatch inside airmail bag, ठीक है। अगर मान लीजिए किसी एयरमेल बैग के अंदर रजिस्टर्ड बैग जा रहा तो जो नॉर्मल नियम है रजिस्ट्रेशन बैग के वो सभी फॉलो होंगे, ठीक है। अगर मान लीजिए कि रजिस्टर्ड आर्टिकल 25 ड्यू भी है, बल्क अनयूजुअल साइज है, तो एक रिमार्क इसका पास कर दिया जाएगा, किस पे? रजिस्ट्रेशन लिस्ट पर। क्या वन एवर ए बैग इज यूज्ड फॉर इनक्लोजिंग रजिस्टर्ड आर्टिकल नॉट एक्सीडिंग, कि अगर मान लीजिए कि कभी, जैसे मान लीजिए कि आप 25 से कम पर बैग बंद कर रहे हैं तो इसका रिमार्क जो है आप ये रजिस्टर्ड लिस्ट पर जरूर देंगे। ये भी परीक्षा पर पूछा गया है, परीक्षा की दृष्टि से आवश्यक है। अगला टॉपिक मोस्ट अगला चीज़ कि जो एयरमेल बैग होगा, चाहे बैग हो चाहे टीवी बंद की जाए, कई बैगों का मतलब एक टीवी बंद कर दी जाए जिसमें कई एयरमेल बैग हो, चाहे एक सिंगल एयरमेल बैग, तो इसका वजन जो है ये 30 kg से अधिक नहीं होना चाहिए, ठीक है दोस्तों। तो इसको एक बार शॉर्ट में रिवीजन कर लें, ठीक है। फिर से मैं आपको बता देता हूँ सिंपल कि अनरजिस्टर्ड रजिस्टर्ड दोनों तरह की आर्टिकल रहेंगी एयरमेल बैग में, ठीक है। केवल वही वस्तुएं होंगी जिन्हें एयरमेल बैग से लाना, ब्लू दूसरी बैग का जो है प्रयोग किया जाना है। अगर कोई नहीं है तो नील का क्लोज नहीं करना है, डिलीवरी बिल पर इसका रिमार्क दे देना है। ऑर्डिनरली ये क्या होगा कि 50 पर ही बंद होगा, उसके कम में एयरमेल कवर, अगर रजिस्टर्ड का मामला है तो 25 से अधिक पर बंद होगा, लेकिन इंश्योर्ड या अगर पार्सल है तो जरूर बंद किया जाएगा। पार्सल है तो CAP लिखा जाएगा, CAP का फुल फॉर्म कंटेन्स एयर पार्सल, कंटेन्स एयर पार्सल। वजन किसी भी तरह से एयरमेल बैग, चाहे बैग हो चाहे टीवी हो, दोनों चीज़ें मैंने आपको यहाँ दिखाया है, यहाँ पे मार्क भी किया है कि चाहे बैग हो चाहे टीवी हो वो 30 किलो से अधिक नहीं होगी, ठीक है। ये प्रश्न कई बार एग्जाम में आ चुका है, इसलिए इसको ध्यान देंगे। अगला आप आ जाइए, अगली आपकी जो परिभाषा है वो है रजिस्टर्ड बंडल क्या है, ठीक है। तो रजिस्टर्ड बंडल जो होता है वो फेज्ड, क्या कह रहा है, फेज्ड अनरजिस्टर्ड आर्टिकल का एक बंडल होता है जिसको एक समूह किया जाता है,
इसको एक एनवलप में सावधानी से या दूसरी बैग में टाइट करके रख दिया जाता है। ठीक है, फिर इसमें क्या है कि नॉर्मली क्या होना चाहिए कि दो रजिस्टर बंडल कब बनेगा, जब दो से अधिक वस्तुएं हैं। ठीक है, जब दो से अधिक है तो रजिस्टर्ड बंडल क्लोज होगा। ठीक है, और इन्हें क्या होगा, जो भी मैंने पहले बताया कि जो भी बंडल क्लोज होगा वो हमेशा सिंगल आर्टिकल ट्रीट होगा, पहले भी मैं आपको बता चुका हूँ अभी फर्स्ट वीडियो में। तो ये है कि रजिस्टर्ड बंडल क्या है कि फेस्ड अनइंश्योर्ड, इंश्योर्ड नहीं इसमें शामिल है। ठीक है, कि रजिस्टर्ड बंडल बनेगा अनइंश्योर्ड आर्टिकल का जब वो दो से अधिक होंगी। ठीक है, रजिस्टर्ड बंडल फ्रॉम कस्टमर, जैसे बहुत से कस्टमर मैंने आपको बताया कि वो बना करके लाएंगे, चाहे टीवी, यहाँ पे टीवी बंडल का मतलब टेरिटरी बंडल, जैसा कि डिस्कस सेम वैसे ही ये बल्क में प्रिपेयर करके लाएंगे। ये उतना इंपॉर्टेंट आपका नहीं है, यहाँ से आपका इंपॉर्टेंट है सिर्फ ये कि दो से अधिक है तो बनेगा। ठीक है, इसके बाद आप आ जाइए रजिस्टर्ड बैग। रजिस्टर्ड बैग में क्या हो सकता है, जैसे रजिस्टर्ड बैग अगर है आर बैग, जिसको शॉर्टकट में आप लोग कहते हैं, इसमें कैश बैग हो सकता है। ठीक है, यानी कि नकदी थैला, बीपी, आरएल, इंसोर्ड बंडल, आईएल, सभी चीज़ें इसमें जा सकती हैं। तो इसमें क्या होगा, चेक स्लिप होगी और एक आर लिस्ट। क्वेश्चन ये आता है कि आर बैग में क्या कंपलसरी होना, तो आर बैग में आर लिस्ट होना कंपलसरी है, शून्य भी होगा तब भी आर लिस्ट जाएगी। अब अगर किसी मेल बैग को आप मान लीजिए, अगर आप कहते हैं एम बैग, मेल बैग के अंदर ये आर बैग है। ठीक है, देखिए द रजिस्टर बैग इनसाइड ए मेल बैग। ठीक है, तो इस अगर मेल बैग के अंदर आर बैग जाएगा तो इसको एक होता है डीएमएस, ड्यू मेल लिस्ट होती है। क्या होती है, ड्यू मेल लिस्ट, यानी कि जो डीएम लिस्ट होगी वहां पे इसको सिंबल पी दिया जाएगा। किस सिंबल से डिनोट होगा, पी। क्वेश्चन ये आता है कि ड्यू मेल लिस्ट में किस अक्षर से डिनोट होगा, अगर मेल बैग के अंदर आर बैग जाएगा तो उसको पी से डिनोट। अच्छा, इस आर बैग में कैश बैग भी हो सकता है, जैसा कि मैंने यहाँ बताया कि आर बैग में कैश बैग हो सकता है। आर बैग क्या है, आर बैग दोस्तों आपका ड्यू बैग है, जो तो ड्यू बैग है तो हमेशा बनाया जाएगा, हमेशा आर लिस्ट होगी। ठीक है, चाहे वहाँ कैश बैग या रजिस्टर्ड आर्टिकल डिस्पैच के लिए हो या ना हो, मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि बनेगा। ठीक है, अब अगर रजिस्टर्ड बैग के अंदर में कैश बैग आपको जाना है, कह रहा है कि कैश बैग इन बियर, तो इसमें क्या होगा, रजिस्ट्रेशन की डेट स्टैम्प लगेगी। देखिए ट्रेजरी डेट स्टैम्प लगेगी। ठीक है, कौन सी देश ऑफिस की, जो बैग क्लोज कर रहा है। ठीक है, अब क्वेश्चन आ गया, अब यहां से प्रश्न ये आता है कि अगर जैसे कि आर बैग के अंदर जो है कैश बैग है। ठीक है, कैश बैग आर बैग के अंदर कैश बैग एक रख रहा है, यानी कि ये आपका हो गया आर बैग, ये हो गया कैश बैग। कैश बैग आप जानते हैं कि नकदी थैला, तो इस पर तो रजिस्ट्रेशन की डेट स्टैम्प तो होगी ही। ठीक है, इसके अलावा ट्रेजरी की डेट स्टैम्प होगी क्लोजिंग ऑफ द बैग की। सपोज करिए अगर ये स्टैम्प नहीं है तो जो ऑफिस को बंद करेगा, ठीक है, उसकी राउंड एमओ स्टैम्प लगेगी। कौन सी स्टैम्प लगेगी, राउंड स्टैम्प, यस होगी। ठीक है, फिर अगला है स्पीड पोस्ट बैग। ठीक है, जिसमें स्पीड पोस्ट आर्टिकल्स, स्पीड पोस्ट मनी ऑर्डर, हालांकि अब स्पीड पोस्ट मनी ऑर्डर तो बंद हो गए हैं तो इसका कोई मतलब नहीं। तो इसके अंदर क्या होगा, स्पीड पोस्ट लिस्ट या स्पीड पोस्ट मैनिफेस्ट होगी। क्या होगी, स्पीड पोस्ट मैनिफेस्ट होगी। ठीक है, और सभी लिस्ट में जैसा कि आप जानते हैं कि टोटल आर स्ट्रक डाउन, यानी टोटल हमेशा जो है योग हमेशा नीचे लिखा होगा। चलिए अगला चलते हैं दोस्तों। अगला आपका है इंसोर्ड बंडल। ठीक है, इंसोर्ड बंडल। ठीक है, जैसा कि नाम ही से कि क्या किस चीज का कलेक्शन होगा, इंसोर्ड लेटर का। लेटर है तो लिस्ट तो होगी ही होगी, तो ये किस में रहेगा, इंसोर्ड एनवलप में रहेगा। ठीक है, दुसूती बैग प्रॉपर्ली क्लोज सील्ड रहेगा। ठीक है, एनवलप ऑफ द लेवल, अभी यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कि बैग लिखा होगा कि ये एक इंसोर्ड बंडल है, जो इंसोर्ड बंडल को आईबीबी शॉर्टकट में कहते हैं, ये
ड्यू नहीं है। क्योंकि क्यों नहीं ड्यू, हो सकता बुक हो या ना हो, तो ये कोई ड्यू नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर बुक होंगे तो बनेगा। और अगर कब बनेगा, व्हेन मोर देन वन आर्टिकल है, यहाँ ये इंपॉर्टेंट है। यानी कि अगर आपके 2 इंश्योर्ड बुक हो गए तो आईबी बनेगा, ठीक है। और फिर आईबी अगर बन गया तो वो सिंगल, जैसा मैंने बताया कि बंडल अगर बन जाएगा तो सिंगल इंश्योर्ड इनवलप, ठीक है। अब अगर किसी भी मेल ऑफिस में, मान लीजिए किसी मेल ऑफिस को आप भेज रहे हैं, तो 10 से अधिक इंश्योर्ड आर्टिकल हैं, 10 से अधिक इंश्योर्ड आर्टिकल हैं, तो एक इंश्योर्ड लेटर बैग बनाने का प्रोविजन है। देखिए लिखा हुआ है, अगर एक मेल ऑफिस है मोर देन 10 तो सेपरेट इंश्योर्ड बनेगा, ठीक है। अब ये सेपरेट बैग बनेगा तो इसको क्या कहेंगे, ये एक तरह का सेपरेट ड्यू बैग हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सेपरेट ड्यू बैग हो जाएगा। नॉर्मली क्या होता है कि जो इंश्योर्ड लेटर जो बैग होता है वो रजिस्टर्ड बैग के अंदर, यानी कि जो बीमा थैला कह लीजिए या इंश्योर्ड बैग कह लीजिए, ये नॉर्मली क्या होगा कि आर बैग के अंदर होगा। अब अगर आर बैग के अंदर होगा तो जो रिमार्क होगा ये किसके अंदर होगा, आर लिस्ट पे दिया जाएगा। यही क्वेश्चन सीधे आपके पेपर्स में आते हैं कि जैसे ये इस तरह का बैग है तो इसका रिमार्क कहाँ होगा, ये कहाँ होगा। और ये चीज़ें परीक्षाओं में पूछी भी गई है। जब मैं आपको एमसीक्यू जब मैं सॉल्व कराऊंगा तो ये सब क्वेश्चन आपके साथ मैं लेके आऊँगा। अभी तो मैं जो इंपॉर्टेंट उसको मैं मार्क कर रहा हूँ और आशा है कि आप इसको पढ़ रहे होंगे। अब आ जाइए पार्सल बैग, देखिए, ठीक है। पार्सल बैग में क्या होता है, रजिस्टर्ड पार्सल हो सकता है, बीपी हो सकता है, इंश्योर्ड बैग हो सकता है, ठीक है। पार्सल बैग है तो पार्सल लिस्ट होगी, ठीक है, जिसमें सभी पार्सल मेल का। पार्सल बैग भी जो क्या है वो ड्यू बैग नहीं है, यानी अपेक्षित नहीं है, ठीक है। और जब भी कभी जो है पार्सल बैग भेजा जाएगा तो इसको अनयूजुअल, अप्रत्याशित कह सकते हैं, अनयूजुअल मेल माना जाता है जब भी कभी पार्सल बैग को। तो ये भी इंपॉर्टेंट आपका है, आपका ये भी इंपॉर्टेंट है। अगला है आपका इंश्योर्ड बैग, ठीक है। तो जैसे इंश्योर्ड पार्सल को कवर करने के लिए, जैसे बड़े बीपी पार्सल हैं उसको कवर करने के लिए इंश्योर्ड बैग का प्रोविजन है। तो ये इंपॉर्टेंट है। ये इंश्योर्ड बैग जो है लेटर्स के लिए नहीं है, आप ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो ये किस लिए है, टू गिव कवर टू इंश्योर्ड पार्सल, ठीक है, जिसमें बीपी भी शामिल है। क्यों, ग्रेटर सिक्योरिटी। तो यहाँ आप ये कंफ्यूज नहीं होंगे, यही एग्जाम में आता है सीधे कि इंश्योर्ड बैग कब बंद होता है। तो नॉर्मली लोग कंफ्यूज कर जाते हैं, सीधे लेटर लगा देते हैं, पर ये सिर्फ पार्सल्स के लिए है, ठीक है। दूसरी चीज, ना तो ये ड्यू है और ना ही अनयूजुअल है, ठीक है। ना तो ये ड्यू बैग है, ना ही अनयूजुअल की श्रेणी में आते हैं, ना ही इसमें कोई लिस्ट होती है, ठीक है। क्योंकि लिस्ट जो भी होगी वो पार्सल लिस्ट में दिया होगा, ठीक है। तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज, इसे कभी लूज डिस्पैच नहीं किया जाना, ठीक है। ये लूज नहीं डिस्पैच होगी, तो जब लूज नहीं डिस्पैच होगी तो ये कहाँ होगी, ऑलवेज इनक्लोज इन ए पार्सल बैग और ए मेल बैग, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखेंगे आप लोग कि हमेशा वहां होगा, ठीक है। फिर कह रहा है कि इट इज पार्सल इनसाइड द पार्सल बैग, होने पार्सल बैग इज मेड अप फॉर द ऑफिस सेक्शन टू विच इट इज एड्रेस। तो ये बता देना, अगर नहीं बनाया तो इसको बता देना, कोई नील का थैला भेजने की बहुत आवश्यकता नहीं है इसको। फिर इसके बाद क्या कह रहा है कि कभी कोई लार्ज पार्सल है सॉर्टिंग ऑफिस में, या इंश्योर्ड पार्सल बैग आज अगर अलग बन गया है तो डबल कैनवास बैग का प्रयोग करना है। क्योंकि अगर लार्ज पार्सल है या वो है तो इसकी किसके लिए, सिक्योरिटी इंश्योर करने के लिए, ठीक है दोस्तों, यानी सुरक्षा के लिए। अब आ जाइए रजिस्टर्ड पैकेट बैग, ठीक है, ठीक है। ये क्या रखते हैं, हैवी रजिस्टर्ड पैकेट एंड ए रजिस्टर्ड लीड, ठीक है। यानी रजिस्टर्ड पैकेट्स बहुत ढेर सारे हैं, तो रजिस्टर्ड पैकेट बैग बनाने का प्रोविजन है, ठीक है। और ये तभी बनेंगे जब ये प्रेस्क्राइब तभी किए जाएंगे जब ये जस्टिफाइड हो। अगर ये बनेंगे तो ये रजिस्टर्ड पैकेट बैग अगर प्रेस्क्राइब कर दिया जाएगा तो ये हमेशा आपका ड्यू मेल होगा, ठीक है। हमेशा मेल बैग के कॉलम में इसकी
एंट्री होगी जैसे यहाँ भी लिखा हुआ है, ठीक है। और क्या यूज होगा, साइन आरपी, आरपी अगेंस्ट एंट्री, ठीक है। तो ये ध्यान रखेंगे आप। देखिए अगर कभी भी जैसे पूरा नहीं और बंद कर दिया गया तो उसका भी जिक्र कर देंगे कि आरपी बैग क्लोज हुआ है। इसके बाद आपका ये इंपॉर्टेंट है, पैकेट बैग क्या है। जैसे कि मैंने आपको बताया था यूबीओ डीबीओ का कॉन्सेप्ट बताया था कि खाली बोरे भी ये समय समय पर सप्लाई करते रहते हैं बैगों की कमी या ज़्यादा हो जाने पर। तो जब कभी भी यूबीओ डीबीओ या सीबीओ को बैग वापस होने होते हैं, बैग रिटर्न इम्पटी टू यूबीओ और सैक्स, ठीक है, ये बोरे, तो ये क्या होता है, एक बैग बना दिया था, इसके अंदर ढेर सारे बोरे होते हैं। तो इस बोरों को क्या कहते हैं, पैकेट बैग कहते हैं। ये रजिस्टर्ड पैकेट बैग अलग है, रजिस्टर्ड पैकेट्स के लिए, लेकिन ये पैकेट बैग्स जो है ये बोरो के पैकेट्स के लिए, ठीक है। ये जो है ये ड्यू बैग नहीं है, ठीक है। और जब भी कभी भी ये डिस्पैच होंगे तो ये अनयूजुअल मेल होंगे। क्या होंगे, अनयूजुअल। जैसे पार्सल बैग मैंने बताया था कि जब भी कभी डिस्पैच होंगे तो अनयूजुअल मेल होंगे। ट्रांजिट बैग क्या है, जैसे आपको बताया था ट्रांजिट ऑफिस ट्रांजिट बैग डील करता है, ठीक है। तो एक ही ऑफिस को अगर ट्रांजिट ऑफिस को भेजा गया, कई बैग्स उसमें कंटेंट हो रहे हैं तो वो ट्रांजिट बैग हो जाएगा। ए ट्रांजिट बैग इज यूज टू इंक्लूड सेवरल बैग सेंट टू सेम ऑफिस और सेक्शंस, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि कोई आरएमएस का ऑफिस है, उसको 40 बैग आ रहे हैं, मान लीजिए कि चेन्नई आरएमएस है और इसी को 40 बैग आ रहे हैं, तो इसको एक बैग में बंद कर दिया जाएगा। 40 बैगों को, छोटे छोटे मान लीजिए बैग हैं, तो एक बैग में बंद कर दिया जाएगा जिसको ट्रांजिट बैग कहेंगे। चाहे एक पोस्ट ऑफिस को एड्रेस हो, देखिए सेम ऑफिस को एड्रेस हो, चाहे सेक्शन को हो, ठीक है। तो इसको ये यूज़ क्या है, ताकि ये वन बैग ट्रीट हो और बैग वैग गायब भी ना हो, जल्दी से डिस्पोज हो जाए। जो भी ट्रांजिट बैग होगा उसमें एक मेल लिस्ट होगी, और ट्रांजिट बैग क्या है, ड्यू बैग है। ये दो चीज़ें यहाँ से निकल के आए कि बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आप अकाउंट बैग आप जैसा कि सभी साथी हमारे जानते हैं कि अकाउंट बैग माने लेखा थैला, ठीक है। कहाँ चलता है, एसओ और एचओ के बीच में। कैश बैग भी हो सकता है, और भी अदर डॉक्यूमेंट्स जैसे डेली अकाउंट डॉक्यूमेंट लिस्ट, और भी सर्टिफिकेट्स, जो भी आपके स्टॉक के आइटम है। तो ये कहाँ चलता है, जैसे मैंने बताया एचओ और एसओ के बीच में, और वाइस वर्सा चलता है, ठीक है। फिर एक चीज़ इंपॉर्टेंट है कि जब कभी अकाउंट बैग जो है एचओ से एसओ को जाएगा, कौन सा बैग, अकाउंट बैग एचओ से एसओ पे जाएगा, तो यहाँ क्या होगा, एसओ स्लिप होगी। और यही बैग अगर आपका एसओ से एचओ को जाएगा तो डेली अकाउंट होगा। ये तो आप सब लोग जानते हैं, आपने देखा होगा अपने कार्यालयों में, सिंपल सी चीज़ है, वही यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है। अकाउंट बैग को लूज या किसी भी, मतलब अकाउंट बैग को लूज, देखिए जैसे लिखा है लूज भी, या एक मेल बैग में बंद करके भेजा जा सकता है पोस्ट ऑफिस और मेल ऑफिस के माध्यम से, ठीक है। अकाउंट बैग ड्यू बैग है, ठीक है। अब यहाँ पे जैसे लिखा है कि पोस्टल ऑल टाइप ऑफ डिलीवरेबल टू एचओ एंड वाइस वर्सा, ठीक है। अब ये कॉन्सेप्ट खत्म हो गया है, चूंकि एमएनओपी आ गई है सबके लिए, आर के रजिस्ट्री उसके लिए, तो अब आर्टिकल नहीं जाते। नहीं, पहले क्या होता था कि अकाउंट बैग जो एसओ एचओ के बीच में चलते थे, इनके बीच में एक दूसरे के बीच बटने वाली वस्तुएं भी आती थी, किंतु अब ये नहीं है, ठीक है। तो यहाँ इसका मतलब नहीं रह गया। बीओ बैग, अब आ जाइए बीओ बैग, ठीक है। क्या कह रहा है, बीओ और अकाउंट ऑफिस के बीच, ठीक है। अकाउंट ऑफिस के जो बैग चलेगा उसको बीओ बैग कहेंगे। अब अकाउंट ऑफिस बीओ का क्या हो सकता है, एचओ भी हो सकता है और एसओ भी हो सकता है, एक चीज़ ध्यान रखिएगा, ठीक है। यहां भी क्या होगा, कैश बैग होगा, ठीक है। ये भी लूज भेज सकता है, और चूंकि अकाउंट बैग है तो ये भी एक तरह का, मतलब अकाउंट बैग तो नहीं, बीओ बैग है, तो ये भी ड्यू बैग है। अब आज एक कैश बैग की बात करें, कैश बैग यानी नकदी थैला। नॉर्मली आपने देखा होगा कि चमड़े के होते हैं, लॉक लगाया जाता है इसमें। कह रहा है कि इंक्लूड रेमटांस कैश बिटवीन पोस्ट ऑफिस, ये रेमटांसेज के लिए होता है, रेमटांस ऑफ कैश के लिए यूज होता है। इसके अलावा जैसे आप स्टैंप के रेमटांस के लिए भी
ये यूज़ होता है। ठीक है, पोस्टेज स्टैंप है, रेवेन्यू स्टैंप है, इसके रेमिटेंस के लिए यूज होता है। ये ड्यू नहीं है, क्योंकि आप खुद जानते हैं कि भाई डेली कैश की आवश्यकता नहीं होती, तो इसलिए ये ड्यू नहीं है। नॉर्मली इनको कहाँ रखा जाता है नकदी थैलों को? अकाउंट बैग में। कुछ जगह ये आर बैग के थ्रू भी जाते हैं। अकाउंट बैग जैसे मान लीजिए कब होगा, जैसे HOSO को भेज रहा है या HOBO को भेज रहा है, SOBO, तो ये रहेगा। पर कुछ जगहों पे क्या है कि SOSO के बीच में ट्रांजेक्शन होता है, तो यहाँ चूंकि SOSO के बीच में अकाउंट बैग नहीं चलता है, इसलिए यहाँ पे आर बैग यूज किया जाता है। ठीक है, आर बैग क्रॉस बैग कहते हैं जैसे, ठीक है, आर बैग यूज किया जाता है, तो उसमें भी कैश बैग हो सकता है। इसलिए क्वेश्चन आया कि कैश बैग कहाँ कहाँ अगर क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है कि कैश बैग मे बी इनक्लोज्ड इन, तो आर बैग एंड अकाउंट बैग, यानी कि दोनों में हो सकता है। आगे आप देखिए कैश बैग। ठीक है, ये लूज भेजे जा सकते हैं पोस्टमैन, विलेज पोस्टमैन, ओवरसियर या अदर सबऑर्डिनेट के द्वारा। एक चीज़ और, कैश बैग जब भी कभी आर बैग में रहेगा तो उस बैग को एफ से डिनोट करते हैं। अब अगर याद रखने का तरीका, एफ माने क्या होता है? फाइनेंस, यानी वित्त। ठीक है, तो याद रखने का तरीका कि आर बैग जब कभी भी कैश बैग के अंदर, कैश बैग आर बैग के अंदर जाएगा तो सिंबल एफ डिनोट होगा। ठीक है, तो आपका ये इंपॉर्टेंट है। आपने अब तक साइन पढ़े हैं, आरपी, पी और एफ, ये तीनों सिंबल पीओ बालूम फाज के इंपॉर्टेंट है। ये भी आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक है। स्पेशल बैग, जो हायर अफसर आप गवर्नमेंट के, इनका जिक्र पीओ गाइड में दिया गया हो, जब इनके लिए बैग यूज होता है तो स्पेशल बैग। तो इसमें क्या होता है स्पेशल बैग में? पहली चीज करेस्पॉन्डेंस ऑफ हाई ऑफिसर्स होता है। ठीक है, ठीक है, डीजी पोस्ट, जैसे कि डिपार्टमेंट में डीजी पोस्ट जब कभी टूर पे होती हैं तो उनके लिए स्पेशल बैग है। सीधा ही क्वेश्चन आता है कि डीजी पोस्ट या करेस्पॉन्डेंस टूर पर कौन सा बैग यूज होगा? स्पेशल बैग यूज होगा। ठीक है, अब अगर मान लीजिए स्पेशल बैग है तो इसमें क्या क्या हो सकता है? अनरजिस्टर्ड और रजिस्टर्ड दोनों तरह के आर्टिकल, कौन से? लेटर मेल के। ठीक है, स्पेशल बैग भी हमेशा नहीं बंद होते, इसलिए ड्यू बैग्स नहीं है। जब कभी भी डिस्पैच होंगे तो अनयूजुअल मेल माना जाएगा। इसके बाद आता है कैम बैग, ये भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसके कैम बैग में, इसमें क्या होता है? करेस्पॉन्डेंस होता है। पर जो कैंप बैग है इसमें होता है ऑफिस की फाइलें, ऑफिस के पेपर। ठीक है, जैसे सेक्रेटरीट है या हेडक्वार्टर्स है अफसर्स के, जैसे डायरेक्टरेट, पोस्टल डायरेक्टरेट है या राज्यपाल, गवर्नर या अदर जो भी हैं, उनके लिए जो कैंप के लिए या कैंप से ऑफिस के लिए बंद होते हैं, दोनों को कैंप बैग कहा जाता है। ठीक है, ये भी चूंकि हमेशा नहीं होते तो ये ड्यू बैग नहीं है। जब भी कभी ड्यू डिस्पैच होंगे तो अनयूजुअल मेल कहे जाएंगे। तो यहाँ आपको ये इंपॉर्टेंट है, ये देख लेना है कि स्पेशल बैग और कैंप बैग। अगला आइए टेलीग्राफ कवर। ये टेलीग्राफ आप जानते हैं कि बंद हो गया तो इसको नहीं पढ़ना है, कोई इंपॉर्टेंट नहीं। चेंजिंग स्टेशन। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि सपोज करिए कि ये है न्यू दिल्ली है, ये कोलकाता है, ये चेन्नई है। अब कोई ट्रेन ऐसे चल रही है, ऐसे चल रही है, यानी सेक्शंस ऐसा है, या मान लीजिए ये हरियाणा है तो हरियाणा से दिल्ली, दिल्ली से कलकत्ता। तो कभी कभी क्या होता है कि जैसे दो ट्रेन हैं, एक ट्रेन पूरे रूट को नहीं जाती, तो एक स्टेशन होता है जहाँ से ट्रेनें आपस में, ट्रेनें कह लीजिए या सेक्शन कह लीजिए, का आपस में बदलाव होता है। ये ए ट्रेन है, ये बी ट्रेन है, तो ऐसे ही स्टेशनों को चेंजिंग स्टेशन कहा जाता है। ये रेलवे स्टेशन है, देखिए क्या लिखा है, ए रेलवे स्टेशन वेयर द बीट्स ऑफ टू ट्रांजिट स्टेशन ज्वाइन। तो जैसा कि आप जानते हैं कि यहाँ से यहाँ तक जो जाता है इसको बीट कहते हैं, यहाँ से यहाँ जो गया वो बीट हो गई, यानी यहाँ से यहाँ एक बीट हो गई। हरियाणा या चेन्नई से दिल्ली और दिल्ली से कलकत्ता एक बीट हो गई, ये बीट 1 अगर आप कह लीजिए, ये बीट 2 कह लीजिए, तो ये नई दिल्ली क्या हो जाएगा? आपका चेंजिंग स्टेशन हो जाएगा। वही चीज़ें लिखी हुई है कि जहाँ पे दो ट्रांजिट सेक्शन की बीट ज्वाइन होती है और एक दूसरे की मेल एक दूसरे को हैंडेड ओवर की जाती है, वो चेंजिंग स्टेशन कहलाता है। यानी बीट ज्वाइन हो गई, एक दूसरे का सामान हैंड ओवर हो गया, तो वो चेंजिंग स्टेशन कहलाता है। ये आपका इंपॉर्टेंट है। अगला देखिए कनेक्टिंग स्टेशन। अब मान लीजिए कि कोई है कि मान लीजिए कि दो ट्रेनें हैं, मान लीजिए कि आपका सामान जाना है। अभी तो पहले आपने जो चेंजिंग स्टेशन पढ़ा, ये बीट को ज्वाइन करता है कि एक बीट ये थी और एक बीट ये थी, ये इसको हैंड ओवर कर दे, ये इसको हैंड ओवर कर दे, तो ये स्टेशन क्या हो जाएगा? चेंजिंग स्टेशन हो जाएगा। ऐसे यहाँ कनेक्टिंग स्टेशन है,
ठीक है। कनेक्टिंग स्टेशन, जैसे यहाँ पे स्टेशन एक कनेक्टिंग स्टेशन है, तो जहाँ पे मान लीजिए कि यहाँ से एक ए ट्रेन आ रही है, अब ये सामान फिर आगे बी ट्रेन से जाएगा, ठीक है। तो ये स्टेशन क्या होगा, कनेक्टिंग, जो ये रेलवे स्टेशन है भाई, जैसे क्या होता है कि मान लीजिए कोई आपकी डायरेक्ट ट्रेन नहीं जा रही, तो आप जाते हैं कि स्टेशन, वहाँ से ट्रेन पकड़ते हैं जंक्शन से, तो वो आपका कनेक्टिंग स्टेशन, कनेक्टिंग सेक्शन स्टेशन हो जाता है। वैसे ही सेम एक जो आरएमएस का सेक्शन है, ठीक है, अनदर ट्रेन का क्या होता है, इमीडिएट कनेक्शन होता है, ठीक है। तो वहाँ पे बैगों का आदान प्रदान होता है और एक ट्रेन के आदमी दूसरी ट्रेन में चले जाते हैं, तो उसको कनेक्टिंग स्टेशन कहा जाता है, ठीक है। लेकिन इमीडिएट कनेक्शन एक चीज़ आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। पर जैसे क्या कि अगर ये ट्रेन है और इसके कहीं 2 घंटे 3 घंटे बाद अगर है एक ट्रेन बी जिससे जाना है, तो इसको कनेक्टिंग स्टेशन नहीं कहा जाएगा, ठीक है। ओवर टाइम ड्यूटी, ठीक है, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। यहाँ ये कह रहा है ओवर टाइम ड्यूटी मीन द ड्यूटी परफॉर्म इन द, कि जो सुपरिटेंडेंट एएसपी आरएमएस आईआरएम के जो हैं उनके आदेश पर नियमानुसार जो भी ड्यूटी समय से अधिक को ओवर टाइम ड्यूटी कहलाता है। तो इस डिफिनीशन का कोई खास मतलब नहीं है, निकलता है। यहाँ पे आपकी इंपॉर्टेंट डिफिनीशन है चेंजिंग स्टेशन और कनेक्टिंग स्टेशन। चलिए आगे चलते हैं, देखते हैं क्या है। इसके बाद रेस्ट हाउस, ठीक है। जो चेंजिंग स्टेशन जैसे मैंने आपको बताया, तो वहाँ पे क्या होता है कि एकोमोडेशन होता है, देखिए लिखा हुआ है एकोमोडेशन होता है किसके लिए, मेल एजेंट के लिए, मेल गार्ड के लिए, वैन प्यून्स के लिए, जहाँ बहुत आवश्यक होता है, तो ये रेस्ट हाउसेस कहते हैं। यहाँ रूम होता है, या तो टर्मिनल पर होता है या चेंजिंग स्टेशन पर होता है, तो उसको क्या कहते हैं कि रेस्ट हाउस कहते हैं। क्या है कि ये हाउस है या रूम है, ठीक है। तो एकोमोडेशन, तो क्वेश्चन यहाँ पे आता है कि किसके लिए एकोमोडेशन होता है, तो मेल एजेंट, मेल गार्ड, वैन प्यून, जहाँ आवश्यक हो। अब आ जाइए केस टीवी। केस टीवी आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, समझ लीजिए पिजड़ा या कटघरा थैला कहते हैं इसको। तो जैसे बहुत सारे बैग जैसे मान लीजिए चले, सपोज कीजिए कि जैसे चेन्नई से है, देखिए यहाँ भी लिखा हुआ है चेन्नई सेंट्रल स्टेशन से दिल्ली के लिए 600 मान लीजिए बैग जा रहे हैं। अब चूंकि बहुत से रेलवे स्टेशन पड़ेंगे, तो अब ये थैले गायब ना हो, बार बार खुले ना, इसलिए बड़ा सा लोहे का जाल का एक कटघरा बनवा दिया जाता है ऐसे। इसके अंदर ये 400 बैग बंद कर दे, इसमें एक ताला लगा होता है कि भाई बार बार ट्रेन में है तो बार बार इसको खोलना ना पड़े। देखिए फिर वही चीज़ डिफिनीशन में लिखी हुई है, व्हेन ए लॉट ऑफ बैग, जब एक किसी डिस्टेंट प्लेस, सबसे इंपॉर्टेंट डिस्टेंट माने दूरस्थ, दूरस्थ अगर डिस्टेंट प्लेस के लिए है तब ये बंद होगा। देखिए जैसे लिखा है कि चेन्नई से हावड़ा के लिए लगभग 350 बैग जाते हैं, तो ये बंद होता है, ठीक है। तो ये क्या होता है, पार्टीशन, इसको लॉक किया जाता है और सील होता है। केस टीवी हमेशा लॉक होगी और सील होगी, ठीक है। इसके बाद एक चीज़ और इंपॉर्टेंट भी रिसेंट एग्जाम में पूछा गया था, जान लीजिए कि जो केस टीवी है ये लॉक और सील हो जाएगी, ठीक है। तो इसका उद्देश्य ये है कि बैगों का ज़्यादा बार बार जैसे स्टेशन पड़े तो बार बार बैग उठाए रखे ना जाए, बैग सिक्योर रहें। इसके अलावा जैसे मैंने बताया कि जो केस टीवी जहाँ से आउट होगी वो इसको सील करेगा और लॉक कर देगा, तो इसकी जो, ठीक है, देखिए यहाँ भी लिखा हुआ केस टीवी फैसिलिटी अवॉइड अननेसेसरी हैंडलिंग ऑफ बैग्स बाय इंटरमीडिएट, कि जो बीच वाले स्टेशन हैं, ठीक है, कि वहाँ पे अननेसेसरी इसकी हैंडलिंग ना हो बार बार, तो उसके लिए बनती है। तो केज टीवी का जो की होती है, चूँकि लॉक है, जैसे मैंने आपको बताया कि लॉक भी है और सील्ड भी है, तो इसकी केज टीवी की जो की है वो हमेशा एक सील्ड कवर में जाती है, बंद लिफाफे में, ठीक है। बंद लिफाफे में इसको भेजा जाता है। बंद लिफाफे में इसलिए कि मान लीजिए कि ऐसा ना हो कि बीच में कोई खोल के निकाल ले और बैग कम पड़ जाए। अगला देखिए प्रेस पैकेट। प्रेस पैकेट जैसा कि आपने पढ़ा था, प्रेस सॉर्टिंग ऑफिस पढ़ा था, ऐसे ही प्रेस पैकेट जो होता है वो न्यूज़पेपर्स के लिए होता है। ए पैकेट कंटेनिंग न्यूज़पेपर्स, किसके लिए, जैसे न्यूज एजेंट, जैसे रेलवे में तमाम व्हीलर्स होते हैं या होते हैं पाने वाले, तो उनको सीधे एड्रेस होते हैं, लिखा है सेल बाय न्यूज एजेंट या मार्क फॉर डिलीवरी फ्रॉम आरएमएस, ठीक है। तो पहली चीज़ प्रेस पैकेट की डिलीवरी कहाँ से होती है, इंपॉर्टेंट, प्रेस पैकेट की डिलीवरी आरएमएस से होती है या वैन से होती है जिसको इसको एड्रेस किया है। तो ये आपका प्रेस पैकेट है, इसमें से सिर्फ 2 ही सवाल कि प्रेस पैकेट में क्या होता है
तो न्यूज़पेपर होते हैं जो कि एजेंट को एड्रेस होते हैं। अब आप आ जाइए मोस्ट अर्जेंट। यहाँ आप एक पहली बात तो याद रख लीजिए रूल, ठीक है, रूल आप याद रखिए 46 कि 46 ए ऑर्डर है। ए ऑर्डर को हिंदी में कहते हैं का आदेश, रूल 46। और रूल 47 है बी ऑर्डर, इसको कहते हैं खा आदेश, ठीक है। अब आ जाइए, ठीक है, अब ए ऑर्डर बी ऑर्डर जारी कौन करता है? ठीक है, ए ऑर्डर और बी, ए और बी ये दोनों ऑर्डर जो है आपके आरएमएस के सुपरिटेंडेंट करते हैं, चाहे वो एसआरएम हो और या एसएसआरएम हो। अब आता है कि ए ऑर्डर कब होता है, तो ए ऑर्डर जो आपका होता है ये शॉर्टिंग लिस्ट में चेंज के लिए होता है, ठीक है फ्रेंड। वी ऑर्डर जो आपका होता है ये गाइडेंस के लिए होता है, देखिए यहां लिखा हुआ गाइडेंस ऑफ द सबऑर्डिनेट, ये कि उनकी मेल ऑफिस की ड्यूटी, ठीक है। लेकिन ठीक है, देखिए एक्सेप्ट अल्टरेशन इन सॉर्टिंग, सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि एक्सेप्ट अल्टरेशन जो बी ऑर्डर होता है उसमें आप अल्टर नहीं करेंगे शॉर्टिंग लिस्ट में। क्यों? क्योंकि इसका जो चेंज है ऑलरेडी ये ए ऑर्डर से कन्वे हो जाता है, ठीक है। फिर आप आ जाइए, अगर कोई आदमी टूर पर, जैसे कैंप बैग है ये क्लोज होना है, तो उसको क्या कहते हैं? टी बी ऑर्डर, ठीक है। तो बी ऑर्डर के आगे अगर टी लगा दिया जाए, देखिए ये कह रहा है टी विल बी प्रीफिक्स्ड बी ऑर्डर इन केस ऑफ डिस्पोजल ऑफ कैंप आर्टिकल। तो अगर क्वेश्चन ये आ जाए टी बी ऑर्डर कब जारी होते हैं, तो ये कैंप आर्टिकल के डिस्पोजल के लिए होते हैं। किसके लिए होते हैं? कैंप आर्टिकल के डिस्पोजल के लिए हमेशा बी ऑर्डर जारी होता है। बी ऑर्डर के आगे टी लगा देते हैं, तो ये टी बी ऑर्डर किसके डिस्पोजल के लिए? कैंप आर्टिकल के डिस्पोजल के, कैंप बैग्स ऑफ हाई ऑफिशियल्स ऑन टूर। तो ये आपका इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, छोटा है, इसको आप ध्यान से पढ़ेंगे। वर्क पेपर, कार्यपत्र। आरएमएस में क्या होता है कि जैसे मैंने आपको बताया था कि चाहे एसआरओ हो या एचआरओ हो, ठीक है, तो इनके साथ में क्या होगा, चाहे ट्रांजिट सेक्शन होगा या मेल ऑफिस होगा, तो ये डॉक्यूमेंट सप्लाई करते हैं। पेपर है जैसे ये लिखा हुआ है कार्य के लिए, अब्स्ट्रैक्ट अदर डॉक्यूमेंट्स, तो ट्रांजिट सेक्शन किसको देते हैं? ट्रांजिट सेक्शन को या मेल ऑफिस को, जो भी इनसे कनेक्टिंग है, तो उन्हें वर्क पेपर कहा जाता है, आरएमएस का वर्क पेपर, ठीक है। ये डील। अब आ जाइए इंपॉर्टेंट आपका, पहली चीज तो आप एक रूल याद रखिए कि 52A डीएमएसएल की परिभाषा, इसको ड्यू मेल सॉर्टिंग लिस्ट को शॉर्टकट में डीएमएसएल कहा जाता है। किस में डिफिनीशन इसकी? 52A में, ठीक है। इसमें क्या होता है, जो बैग जो है रिसीव डिस्पैच करना है किसके द्वारा, चाहे वो मेल ऑफिस हो या ट्रांजिट सेक्शन हो, देखिए ये लिखा हुआ है, ठीक है। इसके अलावा क्या होगा कि मेल लिस्ट जो है कब रिसीव होगी, कौन से ट्रांजिट बैग यूज होंगे, अकाउंट बैग और बीओ का भी रहेगा विवरण, ठीक है। अगर कोई सब ऑफिस है तो कौन से मेल बैग में कैश बैग होगा, यानी पहला एक आप कह लीजिए तो कौन सा ट्रांजिट बैग यूज होगा, बी आप कह लीजिए कि कौन सा अकाउंट बैग यूज होगा, सी कह लीजिए, ठीक है, ए आप कह लीजिए, ए आप सी कह लीजिए कि जो है कौन से एसओ एसओ को, जो मैंने आपको बताया था कि एफ से डिनोट होता है, क्या होता है? एफ से डिनोट होता है, मैंने आपको बताया था फाइनेंस बैग, कि कौन से ऐसे चल रहे हैं कि जिसमें मेल बैग में कैश है, तो मेल बैग में कैश है तो कौन से डिनोट होगा? एफ से। कौन से एफ बैग है, कौन से बैग रिसीव डिस्पैच होंगे, तो ये आपका मेल लिस्ट के अंदर आएगा, इसके अंदर किसके अंदर आएगा? मेल के अंदर आएगा। अब आप आ जाइए कि शॉर्टिंग लिस्ट में क्या होगा भाई, ड्यूमल सॉर्टिंग लिस्ट एक ही, लेकिन सॉर्टिंग लिस्ट आपको ये शो करेगी कि किन ऑफिसों के लिए मेल बैग रजिस्टर बैग को बनाया जाना है और किन के लिए जो है पार्सल मेल आर्टिकल डायरेक्ट
या अन्य माध्यमों से भेजा जाना है। अब आ जाइए ड्यू मेल, अनयूजुअल मेल। तमाम अभी मैंने आपको बताया कि जैसे आर बैग ड्यू बैग है, पार्सल बैग ड्यू बैग नहीं है, कौन सी मेल यूजुअल होगी, कौन सी अनयूजुअल होगी। एक मैंने आपको बताया था कि ना तो यूजुअल होगी ना अनयूजुअल होगी। अब यहाँ उसकी परिभाषा बता रहा, देखिए जो जैसे मैंने पहले आपसे डिस्कस कर चुका हूँ कि जो आनी है ड्यू, वो ये बता रहा था टर्म ड्यू मेल कंप्राइजेज ऑल द बैग्स मस्ट बी, कि जो भी एवरीडे डिस्पैच किया जाना है या एक रेगुलर अंतराल पर, तो उनको ड्यू मेल कहा जाएगा। ड्यू मेल क्या है? एवरीडे या एक रेगुलर इंटरवल पर, ठीक है। अनयूजुअल मेल क्या हो गया कि जो कभी कभी जैसे पार्सल बैग है, पैकेट बैग है, स्पेशल बैग है, कैंप बैग है, टेलीग्राफ बैग अब नहीं बंद होते, ठीक है। अदर बैग जो भी ड्यू मेल ना हो वो सब अनयूजुअल मेल है। तो यहाँ जो एग्जाम की दृष्टि से जो इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, वो आपकी लास्ट लाइन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। द टर्म यूजुअल मेल कंप्राइजेज, कि ये होता है, ये यूजुअल मेल है, अनयूजुअल मेल ये है, और ड्यू मेल क्या है। चलिए, फेस एंड फेसिंग मोस्ट आपका इंपॉर्टेंट कह सकते हैं, अभी आया था एग्जाम में, रिसेंट एग्जाम में। फेस एंड फेसिंग क्या है, ठीक है। जैसे मान लीजिए कोई पोस्टल आर्टिकल है, ऐसा होता है, तो जिस तरह पता लिखा होता है, देखिए इसको क्या कहते हैं, फेस। देखिए, फेस ऑफ एन आर्टिकल ऑन द साइड विद द एड्रेस इज रिटन, कि जिधर पता लिखा होता है उधर। इसी तरह से मान लीजिए कि आर्टिकल आपके 100-200 हैं, तो आप ऐसे पते की तरफ से लगा दीजिए, कि यानी पते वाला पोर्शन है वो आपके, ये आपका फेस है, उसके सामने हो, यानी ये आपके सामने हो, उसको फेसिंग कहा जाता है। देखिए, द अरेंजमेंट ऑफ आर्टिकल्स विद द एड्रेसी साइड अपवर्ड, कि एड्रेसी साइड ऐसा हो, ये नहीं कि उल्टा पता लिखा हो, जो टू वाला है वो ऐसा हो अपवर्ड साइड, तो आपको एक ही सीध में उसको आप कहेंगे फेसिंग। फेस क्या हो गया, जिधर पता लिखा हुआ है, फेसिंग पते लिखे को अपवर्ड साइड में अरेंजमेंट की प्रक्रिया को फेसिंग कहते हैं। ये इंपॉर्टेंट है। बीट, ये आपका इंपॉर्टेंट है, रिसेंट अभी आपके GS2 पोस्टमैन एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है फ्रेंड। जिन्होंने एग्जाम दिया होगा परीक्षा वो जानते होंगे, और अभी जो रिसेंट आपका हेल्ड अप हुआ IP एग्जाम 3 वर्षों के लिए, वहां भी ये प्रश्न था, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है। अब आ जाइए, अगर RMS की बात करते हैं, वो यही कह रहा है, अगर RMS सेक्शन की बात करते हैं, चाहे वो रेल लाइन का हो, मैं आपको पहले बताता हूँ, रेल, स्टीमर, एयर, ठीक है, तो जितनी दूरी में सेक्शन वर्क करता है, ठीक है, देखिए ओवर व्हिच द सेक्शन वर्क, तो ये कहलाती है बीट। मैंने आपको बताया था अभी चेंजिंग स्टेशन के समय में। लेकिन जब कभी भी पोस्टल ओवरसियर या डाक वितरक, डिलीवरी एजेंट कह लीजिए, यानी कि डाक वितरक या डाक अधिदर्शक या डाक सर्वेक्षक, अब आपका पोस्टल ओवरसियर तो आप समझ गए, डिलीवरी एजेंट कौन हो सकता है, पोस्टमैन, विलेज पोस्टमैन, जो भी हो, तो ये वो है, एरिया है। बीट का मतलब देखिए डिनोट्स, ठीक है, बीट का मतलब वो एरिया है जहां उन्हें अपनी ड्यूटी करनी है, माने जिसका आर्टिकल आपको बांटना, देखिए लिखा हो साफ साफ, हु इज दे आर रिक्वायर्ड टू परफॉर्म देयर ड्यूटीज, ठीक है, ठीक है। और इसमें जैसे जहां इसमें पोस्ट ऑफिस भी शामिल है, क्योंकि आप खुद जानते हैं दोस्तों कि डाकघर की भी आर्टिकल पोस्टमैन ही बांटता है। जैसे SPM को एड्रेस है, या मान लीजिए आपके एरिया में कोई नॉन डिलीवरी SO है, नॉन या NDTSO है, NDSO है, तो उसकी डाक क्या करेंगे आप, जो भी पोस्टमैन वहां जाता होगा, बांटता होगा, भाई उसका अपने एरिया में वो बांटेगा, किसी न किसी पोस्टमैन से ही तो आर्टिकल सर्व होती है फ्रेंड्स, ये तो आप लोग जानते ही हैं कि किसी न किसी पोस्टमैन के ही एरिया से आर्टिकल सर्व होती है। चलिए, अब आ जाइए कैंप करेस्पॉन्डेंस, ठीक है। कैंप करेस्पॉन्डेंस सीधा आप जान लीजिए कि जैसे मैंने आपको बताया कि मीन्स जो लेटर है कैंप के करेस्पॉन्डेंस के लिए, जिनके ऊपर कैंप लिखा है, जो कैंप को एड्रेस है, उनको कैंप करेस्पॉन्डेंस उनके लिए यूज किया जाएगा, ठीक है, चाहे प्रेस्क्राइब्ड एड्रेस हो, ठीक है, होगा इसमें,
अदर इसमें, लेकिन पोस्ट टाउन का नाम नहीं होगा। ये चीज़ इसमें इंपॉर्टेंट है कि जो करस्पॉन्डेंस के लिए आर्टिकल हो विथ एनी अदर प्रेस्क्राइब एड्रेस, की जिसमें पता होगा अलग, कोई प्रेस्क्राइब एड्रेस होगा, लेकिन पोस्ट टाउन का नाम नहीं होगा। जैसे पीएमजी ऑन टूर हाई अफसर के लिए यूज होगा, तो उसको कैंप करस्पॉन्डेंस है वो, कि अगर कैंप करस्पॉन्डेंस पूछा जाए तो क्या है कि पत्र है या ऐसी वस्तुएं जिन पे ये लिखा हुआ है, ये अंकित है कि कैंप लिखा हुआ है, बिना किसी अन्य जो है पते की हैं, तो वो है। अब आपका आता है लेट लेटर, टू लेट लेटर। इसको आप बहुत ध्यान से देखेंगे। देखिए, एक तरफ मैं लिखता हूं लेट, एक तरफ लिखता हूं टू लेट। हिंदी में कहते हैं विलंबित और अति, जैसा इसके नाम से अति विलंबित पत्र। तो लेट लेटर क्या है? ये प्रेजेंट होते हैं पोस्ट ऑफिस या मेल ऑफिस की या लेटर बॉक्स में पोस्ट होते हैं, या विंडो पर। ठीक है, पोस्ट ऑफिस या मेल ऑफिस की विंडो पर प्रेस आफ्टर दी, जैसे एक आफ्टर दी प्रेस्क्राइब्ड, देखिए यहाँ लिखा हुआ है आफ्टर दी प्रेस्क्राइब्ड और क्लोजिंग मेल। जैसे मान लीजिए कि लिखा गया आपका 4 बजे, आखिरी निकासी शाम को 16 बजे, लेकिन 16 बजे आर्टिकल निकलता तो आपका डिस्पैच कहीं होता जाके 16:30 पे, तो यानी ये 30 मिनट का इंटरवल है ना एक आपका। तो वही यहाँ पे है कि लेट लेटर वो लेटर है कि जो पोस्ट ऑफिस की विंडो पे प्रेजेंट कर दिया जाए, या मेल ऑफिस की विंडो पे प्रेजेंट कर दिया जाए, या लेटर बॉक्स में पोस्ट कर दिया जाए उस दौरान, कि जो पोस्टिंग के लिए अलाउड है, कि ये 30 मिनट का समय जो है क्लोजिंग ऑफ मेल के लिए अलाउड है। देखिए, बिटवीन द इंटरवल अलाउड फॉर द पोस्टिंग सच लेटर। ठीक है, यहाँ पे एक किसके साथ में, एक लेट फीस के साथ में, पोस्टेज के साथ में एक लेट फीस। जैसे आप जानते होंगे कि आरएल के लिए लेट फीस 3 रुपये प्रेस्क्राइब्ड है। तो वहां पे अगर पोस्ट कर दिए जाए समय, देखिए आफ्टर द प्रेस्क्राइब्ड आवर ऑफ द क्लोजिंग मेल, यानी जो डाक बंद होने का समय उसके बाद, लेकिन एक इंटरवल की जिसमें डाक डिस्पैच होती है उसके बीच में, और ये फीस अगर उसने पेड की है तो ये लेट लेटर कहलाएगा, ये सेम डे डिस्पैच होगा। टू लेट लेटर क्या है कि इसी 16 और 16:30 के बीच में हो, इंटरवल है, लेकिन मान लीजिए कि फुली प्रिपेयर्ड नहीं है। पहली बात तो फुली प्रिपेयर्ड नहीं है और लेट फी नहीं दिया है। मान लीजिए कि 5 रुपये लगना चाहिए था, 4 ही रुपये लगा के लेटर बॉक्स में डाल गया, प्रेजेंट कर दिया, कोई लेट फी नहीं लगा है, तो इनको क्या कहेंगे? अब आपके पास इंटरवल तो था, लेकिन इनको कहेंगे टू लेट लेटर। इनको क्या किया जाना है? रोक लेंगे, कब तक? टिल नेक्स्ट डिस्पैच। ये तुरंत होगा डिस्पैच, और ये आपका नेक्स्ट डिस्पैच में जाएगा। यहाँ लेट फी पेड होती है, यहाँ नहीं पेड होती है। ये फुली प्रीपेड होता है, ये प्रीपेड नहीं होता है। यहाँ पे एक मोहर लगाई जाती है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट यही आता है टू लेट लेटर के लिए, डिटेन्ड लेट फी नॉट पेड, रोका गया विलंब शुल्क का भुगतान नहीं रोका गया। तो ये आपका इंपॉर्टेंट है दोस्तों। जब मैं आपको प्रश्न कराऊंगा तो आप खुद ही देखेंगे कि कितने क्वेश्चन आए हैं इंपॉर्टेंट। आपका मिसेंट और मिसडायरेक्टेड। मिसेंट क्या है? देखिए, नॉर्मली लोग ये सोचते हैं कि जैसे एक ए ऑफिस को जाना था डाक, और आरएमएस ने क्या किया? बी ऑफिस को भेज दिया, ये मिसेंट है। ठीक है, लेकिन दोस्तों जो हमारे बालूम की परिभाषा है उसके हिसाब से ये मिसेंट नहीं है। ठीक है दोस्तों, ये मिसेंट नहीं है। तो अपना ये आप माइंड सेटअप कर दीजिए कि ए को जाना था, आरएमएस ने बी को भेज दिया, तो मिसेंट हो गई। ये यहाँ मिसेंट बिल्कुल भी, इसका मतलब मिसेंट नहीं है। मिसेंट फिर है क्या? देखिए, एक रूट था, एक ये लेटर है, मान लीजिए इसको कहीं एक सर्टेन प्लेस पे जाना था यहाँ, तो इसको जाने का मार्ग ये निर्धारित है, लेकिन ये ऐसे ना जा करके, अपने निर्धारित मार्ग से ना जा करके अन्य किसी मार्ग से भेज दिया गया। सपोज करिए ऐसे, इसका रूट तो ये डिफाइन है, लेकिन चला इस रूट से गया। ठीक है,
तो ये होता है मिसेंट। अब देखिए डिफिनेशन आप पढ़ेंगे क्लियर हो जाएगा। ए मिसेंट आर्टिकल इज एन आर्टिकल व्हिच हैज बीन इरोनियसली फॉरवर्डेड बाय एन ऑफिस टू अनदर ऑफिस ऑफ डेस्टिनेशन बाय अ रूट अदर देन द प्रिस्क्राइब्ड। यानी कि गलती से जो निर्धारित मार्ग है, जो गलती से आपका जो निर्धारित मार्ग है उससे ना भेज करके अन्य मार्ग से भेज दिया गया। किससे भेज दिया गया? अन्य मार्ग से। गई आपकी आर्टिकल वहीं ए से बी को जाना था, गई ए से बी को ही, लेकिन जो आपका एक प्रेस्क्राइब प्लेस था, जैसे मान लीजिए चेन्नई से दिल्ली जाने का तरीका कि डायरेक्ट ट्रेन जा रही है दिल्ली, अब ये यहाँ नहीं भेजा गया चेन्नई से दिल्ली डायरेक्ट, इसको भेज दिया गया सपोज कीजिए अहमदाबाद, और अहमदाबाद ने फिर दिल्ली भेज दिया, तो पहुंचा तो ये आर्टिकल, लेकिन जो इसका प्रेस्क्राइब रूट था ये वाला, यहाँ से ना जाके एक नॉन प्रेस्क्राइब रूट से गया, तो जो भी अदर देन प्रेस्क्राइब रूट जाएगा उसको कहेंगे मिसेंट आर्टिकल। यानी अगर हिंदी में बात करें इसे, मिसेंट आर्टिकल को हिंदी में क्या कहते हैं, तो गलत भेजी गई। ठीक है, मिसेंट माने गलत भेजी गई, और मिसडायरेक्टेड माने होता है गलत पते पर भेजी गई। ठीक है, अब मिसडायरेक्टेड क्या होता है, फिर बहुत लोग इसको भी कंफ्यूज होते हैं कि ए को जाना था, आरएमएस ने क्या किया, ए को ना भेज के बी को भेज दिया, फिर ए ने बताया कि ये तो भाई बी की है, रिमार्क दे दिया कि बी से बटे, बी से बटे मतलब डिलीवर फ्रॉम बी, फिर आरएमएस गई, आरएमएस से फिर बी को आया। इस कॉन्सेप्ट को दोस्तों बिल्कुल भी भूल जाना है, ये मिसडायरेक्टेड नहीं है। तो अगर ये मिसडायरेक्टेड नहीं है तो मिसडायरेक्टेड क्या है, सिंपल सा जी, कि मिसडायरेक्टेड जो है एक वर्नाकुलर आर्टिकल है। ए मिसडायरेक्टेड आर्टिकल या वर्नाकुलर ऑन व्हिच इनकरेक्ट डेस्टिनेशन हैज बीन रिटन इन इंग्लिश बाय द ऑफिस ऑफ पोस्टिंग। यानी वर्नाकुलर क्या होता है, क्षेत्रीय भाषा। ठीक है, कि जैसे मान लीजिए किसी पते पर जो है तमिल में लिख दिया गया, पंजाबी में लिख दिया गया, तेलुगु में लिख दिया गया पता, अब आइए शॉर्टिंग ऑफिस में या ऑफिस ऑफ पोस्टिंग मान लीजिए, इस पे क्या हुआ, इसका ट्रांसलेशन गलत कर दिया गया। समझ रहे हैं? जैसे समझ लीजिए कि अमृतसर, जैसे मान लीजिए कि लिखा हुआ था गोंडल मध्य प्रदेश, ठीक है, अब इसका, या सपोज कीजिए कि जैसे इसको छोड़िए, गोंडल मध्य प्रदेश का एग्जांपल छोड़िए, सपोज कि औरंगाबाद 2 है, ठीक है, औरंगाबाद लिख दिया, अब ये जानी थी बिहार और ये चली गई महाराष्ट्र, बल्कि उसने पहले से लिख चुका है कि वो बिहार का है, वो लिखे हुए, लेकिन जब हमने इसका ट्रांसलेशन किया तो हमने केवल औरंगाबाद लिख दिया और ये महाराष्ट्र चली गई, या उनके ट्रांसलेशन की वजह से जो गलती हुई, भाषा की वजह से या लिप्यंतरण की वजह से, और आर्टिकल गलत पते पर चली गई, उसको कहते हैं मिसडायरेक्टेड। सिंपल से यहाँ पे परिभाषा दी हुई है, अ मिसडायरेक्टेड आर्टिकल या वर्नाकुलर आर्टिकल ऑन व्हिच इनकरेक्ट डेस्टिनेशन हैज़ बीन रिटन इन इंग्लिश बाय द ऑफिस ऑफ पोस्टिंग। कि जो ऑफिस ऑफ पोस्टिंग है, ठीक है, जैसे मान लीजिए केरल का कोई डाकघर है, उसने गलत लिख दिया इंग्लिश में पता, और वहां पहुंच गई, तो ये मिसडायरेक्टेड आर्टिकल की श्रेणी में आएगा। ठीक है फ्रेंड्स, अब आप एक और रूल याद रख लीजिए, ट्रायल कार्ड। ट्रायल कार्ड ये आपका रूल 57A है। क्या है? पहली लाइन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जो ट्रायल कार्ड होता है वो क्या है, एक सर्विस पोस्ट कार्ड है, इसको M26 से कहते हैं। तो अभी आपको मैंने एक नंबर याद कराया था MO70, चेक स्लिप मैंने ऑर्डर की, ऐसे ही आप याद रख लेंगे M26A क्या है, सर्विस पोस्ट कार्ड। इसका यूज क्या किया था, जैसे मान लीजिए कि कोई ए से लेके बी तक का जाने का मार्ग है, एक तय मार्ग है, तो हम ट्राई करते हैं कि मान लीजिए कि इस रूट से जा रहा, मान लीजिए सीधा रास्ता 70 किलोमीटर का, लेकिन ट्रेन 2 दिन बाद है, हम इसको ऐसे भेजें, लेकिन मान लीजिए ये 40 घंटे में पहुंच जा रहा है, तो एडवांटेजियस अल्टरनेट रूट, मेल रूट, ठीक है, जिससे आर्टिकल को डिटेन होने से बचाया जा सके, कम समय में अपने ग्राहकों तक पहुंचाया जा सके। जो उनका एडवांटेजियस रूट की खोज के लिए ट्रायल कार्ड भेजे जाते हैं, कि जो निर्धारित मार्ग से ना जा करके भिन्न भिन्न तरीकों से भेजा जाता है, कि जो तरीका उससे देखा जाता है कि कौन सा रूट हमारे लिए एडवांटेजियस रहेगा। ठीक है,
अब आता है क्वेश्चन कि इसके बैक पे क्या रहेगा, ठीक है। उसके पीछे फॉलोइंग कॉलम रहते हैं, सोर्स ऑफ रिसीप्ट, रिमार्क। अगर कोई मिसकनेक्शन हो गया, मान लीजिए मैं एक रूट खोज रहा था, मिसकनेक्शन कहते हैं ट्रेन छूट जाना। अब गए ट्रेन में डाक नहीं जा पाई, मिसकनेक्शन हो गया, कैसे इसको डिस्पोज किया गया। ऑफिस की जो है डेट स्टैंप और सेक्शन का कॉलम होता है, एचएससी पोस्ट मास्टर सुपरवाइजर के सिग्नेचर का कॉलम होता है। इन्हें जो है केयरफुली भरा जाना चाहिए। कौन भर सकता है, भरेगा इसको? एचएससी, पोस्ट मास्टर या सुपरवाइजर ऑफ ईच ऑफिस, ठीक है, जो इस कार्ड को हैंडल कर रहे हैं या इसके पहुंचने पर, ठीक है। डेट एंड आवर भी लिखा जाएगा, क्यों? ताकि हमको पता चलना ना कि समय पता लगाना है। डेट एंड आवर देखिए यहां भी लिखा हुआ है। कार्ड को बांटने से पहले इस पर लिखा जाएगा। फिर इसको क्या हुआ, पूछा था ट्रायल कार्ड वापस कैसे होता है। ट्रायल कार्ड को हिंदी में आजमाइशी कार्ड भी कहते हैं। ये हमेशा उस अधिकारी को वापस होता है, देखिए लिखा हुआ है, सर्विस कवर के द्वारा वापस होता है। पहली चीज आप जान लीजिए, सर्विस कवर मतलब सेवा लिफाफे हमेशा उस अधिकारी को वापस होता है जिसने इसको भेजा है, जो इसको ईश्वर है, ठीक है। इसको उसी रूट से भेजा जाना चाहिए, ठीक है, जिससे इसको मार्क किया गया है। जैसे हो सकता है कि भाई उसने प्रेस्क्राइब्ड एक रूट है, प्रेस्क्राइब्ड रूट है, लेकिन वो नए रूट की तलाश कर रहा, तो उसने कहा कि इस रूट से नहीं भेजा जाएगा, ये अल्टरनेट रूट से जाएगा, ठीक है। तो हमेशा ये उस रूट से जाएगा जिससे इसको अगर मार्क किया गया, अगर तो उसी रूट से जाएगा, ठीक है। दूसरी चीज, जैसा कि आप जानते हैं स्टेशन बंडल हमेशा तेज सॉर्टिंग के लिए यूज किए जाते हैं, लेकिन ये कभी भी ट्रायल कार्ड जो है आपका, ये ट्रायल कार्ड कभी भी स्टेशन, जो बंडल आपका ट्रायल कार्ड है, कभी भी स्टेशन बंडल में नहीं रहेगा, ठीक है दोस्तों। इसी के साथ जो है दोस्तों, आपका जो वॉल्यूम 5 था, इसका जो चैप्टर फर्स्ट है, जो आपके एमटीएस के सिलेबस में था, वो मेरा 3 वीडियो में मैंने पूरा किया। वीडियो थोड़ी लेंदी हो गई, जिसके लिए आप सभी से क्षमा चाहता हूं। सॉरी फॉर लेंदी वीडियो। और आप सभी का जो है आभार व्यक्त करता हूं कि आपने मेरे वीडियोस को देखा। धन्यवाद मित्रों। इसी के साथ में इसके अंत में जो है मैं आपको वो दे रहा हूं कि आपको मैं लिंक दूंगा अभी 1 सेकंड के लिए, कि जहां से आप मेरे वीडियोस जो फर्स्ट पार्ट है, या समझिए सेकंड पार्ट है, थर्ड पार्ट है, वो आप कैसे डाउनलोड करेंगे। चूंकि ये वीडियो मेरी 3 पार्ट की है, मैं अभी वीडियो अपलोड करूंगा तो मैं आपको तीनों फर्स्ट सेकंड के आपके लिंक दे दूंगा, और एक बार आपको मटेरियल के लिंक मैं दे दूंगा कि अगर आपके पास सपोज कीजिए हिंदी में पीओ वॉल्यूम 5 नहीं है तो वो आपको मिलेगा। अब आपको इसी के साथ मैं अभी थोड़ी देर अगर प्रयास करूंगा कि आपके लिए मैं पीओ गाइड का वीडियो बना पाऊँ, और ज़रूर बनाऊंगा दोस्तों। फिर मैं आपको पीओ गाइड अभी आपकी अपलोड होती रहेगी 8 से लेकर 15 तक। 15 को आपको मैं कोशिश करूंगा कि जो पीओ गाइड है वॉल्यूम 5 है, इसके पोर्शन खत्म हो जाएं, और इंडिया पोस्ट के अगर नहीं भी खत्म होते हैं तो वॉल्यूम 5 का मैं आपको एमसीक्यू, जो भी आपका जो वॉल्यूम 5 होगा उसका मैं एमसीक्यू जो है वॉल्यूम 5 का आपको सॉल्व कराऊंगा, या तो 14 दिसंबर या 15 दिसंबर, दोनों में से किसी एक डेट को। चूंकि दोस्तों तैयारी करने में इसको समय लगता है, मैं तैयार करूंगा, जो भी होगा वो बाइलिंगुअल होगा, यानी कि द्विभाषी होगा, हिंदी इंग्लिश एमसीक्यू होंगे। आपको करेक्ट आंसर बताया जाएगा, करेक्ट आंसर। और परीक्षा से पहले मैं आपको बता दूंगा कि अगर आपको अच्छे नंबर लाने हैं, गुड मार्क्स, कैसे गुड मार्क गेन करें, कैसे गुड मार्क्स गेन करेंगे। नंबर 1, जो मटेरियल है आप उसको डाउनलोड करें, उसको रीड करें थॉरो, ठीक है, थॉरो रीड करें। और इसके बाद में तीसरा, वीडियो देखें, जो आपको लगा कि मैंने इंपॉर्टेंट बताया उसको, इंपॉर्टेंट को आप नोट करिए,
फिर इसके बाद जो लास्ट स्टेप है वो मेरा रहेगा आपको MCQ विथ सॉल्यूशन। यहाँ जो आपका सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ रहेगा, जो अच्छा आपके लिए रहेगा, वो मैं प्रीवियस क्वेश्चन पेपर आपसे, चूंकि प्रीवियस क्वेश्चन पेपर तो नहीं कहूँगा, चूंकि प्रीवियस क्वेश्चन पेपर पहली बार डिपार्टमेंटल ये होने जा रहा है, तो जो और प्रीवियस क्वेश्चन आए किसी भी एग्जाम में किसी भी लेवल के, तो आपको ये लो टू हाई लेवल के मैं सॉल्व कराऊंगा, जिससे आपका 7 में से अगर आप एक भी क्वेश्चन छूटने ना पाए। इसी के साथ आपको शुक्रिया अदा करता हूं मैं। और आप क्या है कि जो लिंक है मेरे, वो चैनल को सब्सक्राइब करें, और पार्ट 1 और 2 का जो लिंक है आपको वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। धन्यवाद दोस्तों, आप सभी का शुक्रिया। आप सभी के जो है प्यार से, संबल से ही मैं ये वीडियो बना पा रहा हूँ। धन्यवाद दोस्तों।